हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम ठीक। चलो, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यूवीएफ में रिलेशन मिरर फॉर्मूला हमने कल स्टडी कर लिया था। यूवीएफ में रिलेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यूवीएफ में एक रिलेशन है। इसके बाद एक वर्ड और पढ़ना है, फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन लीनियर मैग्निफिकेशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से, और m इज इक्वल टू फॉर्मूला है I/O। m इज इक्वल टू I/O। I इमेज और O ऑब्जेक्ट। इसी से लर्न कर लो। द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। The ratio of size of image and size of object is known as linear magnification। क्लियर हो गया? फॉर्मूला पता लग गया। इसे हम v और u के टर्म्स में भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? मिरर यूज कर लेते हैं। कल वाले फिगर में से कोई फिगर उठाओ। यहाँ से ये हमारे पास पोल, ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस कर दी हमने। यहाँ से पैरेलल जाएगी एक रे और एक भेज दो पोल के पास में। जो पोल के पास जाएगी वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी। तो ये फोकस और ये इसकी इमेज। तो यहाँ C होगा, ये इन्फिनिटी एंड C के बीच में ऑब्जेक्ट है, तो इमेज विल फॉर्म एट बिटवीन C एंड F। इमेज फॉर्मेशन हो गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं? फ्रॉम ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल A'B'P। देखो दोनों ट्राइंगल्स को, ABP ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल है लॉज के अकॉर्डिंग, दोनों इक्वल है। ये 90 है, ये भी 90 है, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया। तीनों एंगल इक्वल होने का मतलब ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल की कंडीशन हाइट और बेस का रेशियो इक्वल होगा। तो इसकी हाइट ले लो AB, दूसरे का A', AB का बेस कितना है? PB बेस, और यहाँ पर बेस क्या है? PB डैश। AB क्या है? ऑब्जेक्ट, प्लस क्योंकि ये ऊपर है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे A', B' है, तो इमेज कैसी होगी? माइनस की। PB क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये भी माइनस की। PB डैश डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये भी नेगेटिव। माइनस से माइनस कैंसिल, एक नेगेटिव साइन बचेगा। उल्टा भी कर दो, I/O उल्टा हो गया, और किसके इक्वल होगा? माइनस में V/U। I/O किसके इक्वल है? M के, तो M विल बी इक्वल टू I/O इज इक्वल टू माइनस V/U। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्निफिकेशन। किसके लिए फॉर्मूला है? लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्लियर हो? क्लियर? तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया लीनियर मैग्निफिकेशन के लिए। ठीक है, अब क्या है? न्यूमेरिकल्स में यही आएगा, लीनियर मैग्निफिकेशन, और एक 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इन्हीं पर बेस न्यूमेरिकल्स मिलेंगे हमें। इस पूरे न्यूमेरिकल्स वाली जो प्रॉब्लम आएंगी उनमें बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। बस साइन कन्वेंशन अगर हमें ढंग से आता है तो ये क्वेश्चंस गलत हो ही नहीं सकते। हाँ, साइन कन्वेंशन की प्रॉब्लम तो है, साइन कन्वेंशन आना ही पड़ेगा या चाहिए ही चाहिए। उसके लिए कुछ चीज़ें लर्न कर लेते हैं। 10th लेवल तक तो आराम से हम काम कर सकते हैं। कैसे? U को हमेशा नेगेटिव ले लेना। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। फिक्स कर लो ये माइंड में कि U नेगेटिव होगा। U नेगेटिव हो गया। फोकस की अगर हम बात करें, फोकल लेंथ की, तो वो भी फिक्स है। फोकल लेंथ कैसे है? ये 10th स्टैंडर्ड के लिए बात हो रही है, 12th वाले ना इसे नोट कर लें। U जो है वो हमेशा नेगेटिव ही होगा ऑलवेज। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड के लिए। F जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव होगा फॉर कॉन्वेक्स, और कॉनकेव के लिए वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। ये लेंस मिरर नहीं लिखा है मैंने, उसके पीछे रीज़न ये है, ये चीज़ लेंस में भी यूज़ होगी। ठीक है, इसलिए मिरर नहीं लिखा। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव होगा कॉनकेव के लिए। 10th 12th कुछ भी कंसिडर कर लो, सबके लिए है। ठीक है, U नेगेटिव वाली कंडीशन 12th में क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो वहाँ हो सकता है किसी क्वेश्चन में U पॉजिटिव हो जाए, अगर वो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगी तब। तो वर्चुअल वाली कंडीशन ऑब्जेक्ट की 10th में
नहीं आएगी, तो इसलिए 10th में तो बात चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दो तो क्लियर ही हो गए, मिरर पढ़ते ही हम ये बता देंगे कि प्लस लेना है या माइनस, और u माइनस ही लेना है। अब बचा कौन, v, उसे देख लेंगे क्वेश्चन पढ़ के। क्लियर हो गई बात ये? तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, मिरर का यूज़ कहाँ करते हैं? जैसे प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर का यूज़ मेनली यूज़ हम किस में करते हैं? अपना फेस देखने में, है ना। मॉर्निंग में जाते हैं, वो सबसे पहले वही मिलता है। ठीक है, तो वो तो हो गया प्लेन मिरर का मेनली यूज़ वही है। कॉनकेव मिरर का यूज़ कई जगह करते हैं। कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ करते हैं? जो हेडलाइट्स होती हैं, टॉर्च होती हैं, उनके पीछे रिफ्लेक्टर लगा होता है, वो कॉनकेव है। जो रिफ्लेक्टर है वो क्या है? कॉनकेव। और उससे क्या होता है? उस रिफ्लेक्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं? हम जो इमेज बनाएंगे वो बड़ी बनाएंगे। इमेज बड़ी होने का मतलब है बहुत दूर तक लाइट को हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्टर्स में किसका यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। बड़ी इमेज के लिए एक फ़ायदा और उठाते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज़ हम सेविंग वगैरह जब करते हैं तो उसमें भी हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं, जिससे कि जो फेस है वो थोड़ा सा इमेज बड़ी दिखाई दे, तो क्लियर हम कर सकें। ठीक है, कॉन्वेक्स का यूज़ मेनली एक जगह पर करते हैं, वो है जो रियर व्यू, पीछे देखने के लिए मिरर लगा होता है, साइड मिरर। उसमें व्हीकल्स कोई भी हो, उस व्हीकल में जो साइड में मिरर लगा होता है, ठीक है, एक ड्राइवर के फ्रंट में लगा होता है विंड स्क्रीन पे सामने, वो प्लेन मिरर है, उसकी बात नहीं हो रही। साइड में जो विंडो पे लगा रहता है वो कॉन्वेक्स मिरर है। और उसका यूज़ क्यों करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का? उसके पीछे रीज़न क्या है? कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, पढ़ा है हमने, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनेगी? बिटवीन पोल एंड फोकस। कल पढ़ चुके हैं एक फिगर। ठीक है, तो वो इसलिए हम उसका यूज़ करके चल रहे हैं, तो ये यूजेस भी हम स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? चलो, न्यूमेरिकल्स में क्या है? अब वैसे बिना पढ़े जब मैं बोलूँगा तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती है। जैसे बोल दिया ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। मिरर इज कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स मिरर होते ही पॉजिटिव, यू कैसा होगा? निगेटिव। देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज। बस लो, क्वेश्चन तैयार हो गया। लेकिन अब मैंने लिख दिया तो इसमें कुछ है ही नहीं, क्यों? यू एफ वी सब कुछ है, यहाँ रखो, पुट करते ही आंसर आ रहा है तुरंत। इससे सिंपल क्या होगा? लेकिन वही है, लैंग्वेज जब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन की, तब उसमें से हम यू वी एफ में से जो भी गिवन होगा उसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे। ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, उसमें दे देगा इफ इमेज इज 2 टाइम्स देन ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट साइज से कितने टाइम्स ज़्यादा बना दिया उसे? 2 टाइम्स बड़ा कर दिया उसे। ठीक है, तो इससे हमें ऐसी लैंग्वेज जब भी मिले, उसका मतलब एम है वो, क्या है वो? एम। समझ गए इस बात को? 2 टाइम्स हो गया, हाफ हो गया, इस तरह से वर्ड बोलेगा वो, तो वो एम होगा तुम्हारा। कि अगर ऑब्जेक्ट, ये देखो डेफिनेशन क्या था, इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज का रेशियो है, इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज का रेशियो है, बस वही हम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। तो 2 टाइम्स बोलता है, एम इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। अब बात फिर वही, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए क्या किया जाए? पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से समझो, एम दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और एम में भी नेगेटिव। कैसे हो सकता है सोचो। देखो, इसी फॉर्मूला को लेते हैं, मेन फॉर्मूला आई अपॉन ओ को लेके चलते हैं। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इमेज जो है 2 तरह से बनाई थी हमने, एक तो रियल इमेज बनती थी और एक कैसी बनती थी? वर्चुअल। इन दोनों को लेके चल रहे हैं, रियल एंड वर्चुअल। इस समय कैसी इमेज है? रियल। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, समझ लो, रियल इमेज हमेशा क्या होगी? इन्वर्टेड। जब रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी तो ये ओ पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट का जो साइज है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और इमेज इन्वर्टेड होगी तो हमेशा कहाँ जाएगी? नीचे। आई कैसा होगा? नेगेटिव होगा। आई विल बी नेगेटिव एंड ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिव, तो रिजल्ट क्या आएगा? ये रिजल्ट आएगा नेगेटिव। तो एम कैसा हो गया? नेगेटिव। किसके लिए? फॉर रियल इमेज। वर्चुअल इमेज याद हो तो यहाँ बनती है ऐसे करके ऊपर, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी, ये बात भी बता दी थी। वर्चुअल इमेज सीधी बनेगी, सीधी बनने का मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी, और जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी
तो ये दोनों की दोनों वैल्यूज़ कैसी होंगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे तो एम कैसा होगा, पॉजिटिव। आगे बात समझ में? तो ये भी लर्न कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रियल इमेज अगर बन रही तो एम निगेटिव और वर्चुअल इमेज बनेगी तो एम पॉजिटिव। फिक्स लर्न कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब जैसे इसमें दे देगा इमेज इज फॉर्म 2 टाइम्स देन ऑब्जेक्ट बाई कॉन्वेक्स मिरर। किससे दे दिया उसने, कॉन्वेक्स मिरर। अगर उसने बोल दिया कॉन्वेक्स मिरर है तो एम की वैल्यू फिक्स हो गई, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में एक ही इमेज बनती है, वो भी कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। याद है कॉन्वेक्स मिरर में कौन सी बनती है, वर्चुअल ही बनेगी, एक ही इमेज बनती है। वर्चुअल इमेज के लिए एम कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये देता है वो कि इमेज वही 2 टाइम्स या हाफ जो भी होगा गिवन है बाई कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर दे दिया, ये नहीं दिया उसने कि वो रियल बनी कि वर्चुअल, जबकि कॉनकेव में दोनों बनती है, रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है, दोनों बनती है। तब क्या करें, तब हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। हम एम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और एम नेगेटिव भी ले सकते हैं। अगर वो नहीं देगा तब, क्वेश्चन में बोलता नहीं है, कुछ भी नहीं बोला उसने, तब यूज करेंगे उसमें, समझ गए? तो एम पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसके बाद हो सकता है एफ गिवन हो हमें, जो भी वैल्यू होगी एफ की, फिर एम वी और यू दोनों ही कैलकुलेट करवा सकता है वो हमसे। तो कैसे करोगे, वी और यू दोनों कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? एम इज इक्वल टू क्या है, माइनस वी अपॉन यू। एम की वैल्यू है हमारे पास, समझ लेना, करना खुद ही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। एम की वैल्यू है हमारे पास, तो वी और यू में रिलेशन आ जाएगा। सपोज वी इज इक्वल टू 2u आ गया, v इज इक्वल टू 2u। हम v की वैल्यू 2u पुट कर दें, u तो u है, f गिवन है, तो ये u ये भी u, तो u की वैल्यू आ जाएगी, और जब u आ जाएगा तो v भी आ जाएगा। समझ में आ गई बात? m v अपॉन u से v u में एक रिलेशन आ जाएगा, v इज इक्वल टू 2u, v इज इक्वल टू 4u, u बाई 4, u बाई 2, जो भी दिया होगा क्वेश्चन में उसके हिसाब से हमारे पास v और u में एक रिलेशन आएगा, ठीक है। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है v की। जैसे हम v की वैल्यू पुट करेंगे तो वो u के टर्म्स में होगी, u पहले से है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, f की वैल्यू गिवन होगी, u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और जब u कैलकुलेट हो जाएगा तो v भी कैलकुलेट। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, डेरिवेशन को देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? ओके, चलो इसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, रिफ्लेक्शन के बाद चलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। देखो रिफ्लेक्शन में क्या हुआ था, लाइट रे आई और आने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट गई थी, बस यही चेंज है। क्या है देखो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये हमारे पास सरफेस है जो 2 मीडियम को अलग अलग कर रही है, एक फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम। यहाँ पर वही नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, जैसा उसमें था, नॉर्मल हो गया ड्रॉ। अब क्या है, यहाँ से रे इंसिडेंट होगी, तो ये रे कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे। अब क्या है, यहाँ पर चेंज हुआ, ये पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी, कोई भी ऑब्जेक्ट की सरफेस थी, लेकिन अब ये ट्रांसपेरेंट एक तरह से सरफेस है, यानी कि रे इसमें से होके दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी। एक मीडियम में रे आएगी, इंसिडेंट रे हो गई, और अब वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। तो जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तब क्या होगा, देखो इसे सीधा जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। और डेविएशन दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं, डेविएशन ये भी हो सकता है कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो, और ये भी हो सकता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाए। समझ रहे, दोनों ऑप्शंस हैं। ये जो रे डेविएट हुई है इंसिडेंट रे, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल भी आ सकती है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी जा सकती है। वो कैसे जाएगी वो अभी आप समझेंगे। पहले क्या हुआ, व्हेन एनी रे ऑफ लाइट incidents on the transparent surface, then while moving from first medium to another medium, it is deviated from its path.
फ्रॉम इट्स पाथ। दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। क्लियर? अब कैसे भाई ये पास आएगी कि दूर जाएगी, ये भी तो समझना है हमें। उसके लिए क्या है, दो कंडीशंस हैं। एक मीडियम है रेयरर और दूसरा है डेंसर। डेंस वर्ड तो सुना ही होगा। हाँ, डेंस का एक सेंस क्या है, जहाँ पर भीड़ भाड़ हो, है ना। डेंसर मीडियम का मतलब है एक तरह से वहाँ पर उस मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत सारे हैं, डेंसर है वो, बहुत भीड़ भाड़ है वहाँ पे। अब एक याद रखने के लिए कंसेप्ट समझो कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और भीड़ भाड़ आ जाएगी, तो जैसे हम कई फ्रेंड्स जा रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं ना, भीड़ भाड़ आ जाएगी तो क्या होगा, सब क्लोज हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। सही है। और अगर हम कहीं गए, मालूम पड़ा फिर एकदम कुछ नहीं है, भीड़ भाड़ है नहीं बिल्कुल, तो फिर क्यों पास पास चलेंगे, फिर आराम से खुले में घूमते हुए चलेंगे। बस एक कंसेप्ट बेस समझ लो कि हाँ भीड़ भाड़ होगी तो पास पास आएंगे, और अगर भीड़ नहीं होगी, बहुत सारी जगह है, तो आराम से फैलते हुए दूर दूर चलेंगे। यही कंसेप्ट इसमें अप्लाई कर दो। क्या कि जब कोई भी रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, डेंसर का मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह में, तो वो क्या होगी, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। और यही उल्टा, अगर कोई रेयरर मीडियम की जगह डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, डेंसर टू रेयरर मूव करेगी, तब क्या होगा, तब क्या होगा, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ये है आर और ये है आई। हो गया लर्न? समझ लो फिर से, डेंसर को ऐसे ही लर्न कर लो, भीड़ भाड़ वाली जगह है वो, और डेंसर मीडियम में क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल आएंगे, हम पास पास आएंगे। पास किसके आएंगे, नॉर्मल के। पास किसके आएंगे, नॉर्मल के। ठीक है। और हमें स्पेस मिल गया अगर बहुत सारा, वो रेयरर मिलेगा, स्पेस मिलेगा तो दूर दूर चलेंगे। दूर दूर मतलब किससे दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है। तो दो कंडीशंस हो गई, रेयर टू डेंसर आएंगे, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगे, डेंसर टू रेयर जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगे। क्लियर हो गई दोनों कंडीशंस? ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके लॉज की। लॉज, फर्स्ट लॉ तो एक तरह से वही है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane, all lie in same plane। बस पहले रिफ्लेक्टेड रे थी, उसकी जगह पर रिफ्रैक्टेड रे वर्ड आ गया, बस, और कोई प्रॉब्लम। तो फर्स्ट लॉ एक तरह से सेम 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 रिफ्लेक्शन लॉस की तरह से ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है। क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन सेम प्लेन। चलो सेकेंड लॉ है, उसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ स्नेल। और ये क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर इज कांस्टेंट। साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो मैथ्स में पढ़ोगे। ठीक है। तो अभी तो बस डायरेक्ट लर्न कर लो 10th लेवल में, तो आके कुछ नहीं लर्न करना है हमें सीधा। क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज, उस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है ये, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। कुछ बुक्स में एन से भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। तो दोनों ही कंसेप्ट, दोनों ही सिंबल्स यूज कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देखो हमने लिखा है 1μ2। क्या लिखा हुआ है, 1μ2। इसका मतलब ये है 1 से 2 में आए हैं, ये I है और ये R है। 1 से 2 में 1μ2। अगर हम बाई चांस 2 से 1 में गए होते तो ये I होता, ये R होता, तब हम क्या लिखते, 2μ1। जैसे रे चलेगी वैसे ही लिखोगे म्यू को। 1 से 2 में जाएंगे 1μ2, 2 से 1 में जाएंगे तो 2μ1 लिखना पड़ेगा उसे हमें। वो बोलता क्या है, ये मतलब इसका ये है,
सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, 1 म्यू 2 मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, उल्टा अगर कहीं ऐसा लिखा मिल जाए 2 म्यू 1, तो इसे क्या बोलोगे भाई, बोलो इसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। समझ गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम जो म्यू के बाद लिखा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसके रेस्पेक्ट है, जो पहले लिखा हुआ है उसके रेस्पेक्ट। तो वो भी पता लग गया, 1 म्यू 2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये लॉज हो गए, 2 लॉज हैं। ठीक है, 12th में तो बहुत सारा सिलेबस इसी में आगे चलेगा, लेकिन 10th लेवल तक सफिशिएंट है। हमें स्नेल्स लॉ पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही रेस्पॉन्सिबल है मीडियम को डेंसर और रेयर इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, एक वर्ड समझ लो बस, ज़्यादा मत नोट करना। एक वर्ड है म्यू, केवल म्यू अगर लिखा है, ऐसा लिखा है 1 म्यू 2 2 म्यू 1, तो पता लग गया हमें, केवल म्यू लिखा हुआ है। अगर केवल म्यू लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फ्री स्पेस, वैक्यूम। अगर केवल म्यू लिखा हुआ है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एक तरह से बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो। अगर केवल म्यू वर्ड है तो वो क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिलेटिव है, जो ये है 1 म्यू 2 या 2 म्यू 1, ये रिलेटिव है, विद रेस्पेक्ट टू आ रहा है। ठीक है, तो इसे नोट कर लो, इतना ही लर्न करेंगे। इसके आगे लेंसेज वगैरह जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।